कुछ सुनती हैं, आँखें कुछ कहती हैं, धड़कन कुछ सुनती हैं, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। ख्वातीन हज़रात, आदाब। कहते हैं ना, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस खुसूसी प्रोग्राम जो कि औरतों के लिए वक्फ है, परवाज़े निस्वा में। ख्वातीन हज़रात, आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उन्हें उनके तदरीसी फ़राइज़ बखूबी अंजाम देने के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हिंदुस्तानी ख़वातीन की तारीख़ में क़मरुन्निसा ज़ैदी का नाम उनकी मुख्तलिफ़ काविशों और उनकी तमाम सलाहियतों के लिए सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है, क्योंकि क़मरुन्निसा ज़ैदी ने अपनी तमाम सलाहियतों को दर्स व तदरीस के पेशे के लिए वक्फ कर दिया था। क़मरुन्निसा ज़ैदी ने अपने बुलंद ख़यालात और अपने इनक़लाबी अफ़कार के लिए दर्स व तदरीस के पेशे का इंतख़ाब किया और इसी राह पर चलती चली गई। क़मरुन्निसा ज़ैदी ने तदरीस को एक वसीले के तौर पर इख्तियार करके बहुत से तलबा की ज़िंदगी संवार दी। तलबा को हरकत और अमल का सबक पढ़ाकर ज़िंदगी के नशेबो फराज से लड़ने का हौसला अता किया। क़मरुन्निसा ज़ैदी मेरठ की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी ख़ातून हैं जिन्होंने पसमानदा जो तबक़ात हैं उनमें तालीम का काम खासा किया है और उनको आगे बढ़ाने, ख़ासकर जो मुस्लिम सेक्शन है सोसाइटी का, उसमें जो बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं उनको आगे लाने और उनको तालीम से आरास्ता करने का काम उन्होंने किया है। और तालीम ही नहीं, दूसरे जो सोशल काम हैं, सोशल वर्क में भी उन्होंने खासी अपनी महारत दिखाई है और यही वजह है कि उन्होंने बहुत जल्द समाज में एक अच्छा मकाम हासिल किया और आज उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। क़मरुन्निसा ज़ैदी की पैदाइश सन 1948 में देहरादून में हुई। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां तालीम का दौर दौरा था। उनके वालिद मरहूम शोबा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। वालिदा एक घरेलू औरत थीं, पर उन्होंने क़मरुन्निसा की तालीम पर खास तवज्जो दी। अब से 50-60 साल पहले उनका नाम हसनैन फातिमा था, लेकिन वो बहुत बोल्ड विचारों के और खुले दिमाग की लेडी थी। वो सबसे पहले मेरी बड़ी बहन को डॉक्टर बनाना चाहती थी पढ़ा लिखा कर, लेकिन 1947 से पहले के जो हालात थे, जो कि आज़ादी पाने के टाइम में जो लड़ाई झगड़े हुए थे, फिसादात हुए थे, उनकी वजह से वो मेरी बहन को, बड़ी बहन को पूरी तालीम नहीं दिलवा पाई और 5th क्लास तक पढ़ाकर और वो घर पर रहीं और उनको मेरे फादर ने बुर्का उड़ा दिया। इस कमी को पूरा करने के लिए मेरी वालदा ने मुझे आगे रखा पढ़ाने के लिए कि बड़ी वाली तो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाई है, लेकिन मैं अब छोटी बेटी को ज़रूर आगे तक पढ़ाऊँगी। उनकी वालिदा उन्हें तालीम दिलाना चाहती थीं, तो खुद उनमें भी पढ़ने के जज्बे की कोई कमी नहीं थी। इनका हर काम उसी से ताल्लुक़ था, कभी कुछ करती नहीं थी, कभी नहीं कुछ करती थी, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, किताबें किताबें किताबें, अखबार और ये जो आते हैं ये कहानियाँ, बस यही रहती थी। और स्कूल जाना आना वक्त पर, कभी भी स्कूल से गाफिल नहीं हुआ। आंधी बारिश कुछ भी हुआ,
मेरे अंदर पढ़ने का इतना शौक़ था, ये समझिए कि मैं पढ़ने के प्राइमरी सेक्शन के बाद भी जब मैं 6 में अगर मुझे कोई पड़ा हुआ कागज़ ज़मीन पर लिखा हुआ पढ़ मिल जाता था, कोई लिफाफे में कोई सामान आया है उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो मैं वही पढ़ने बैठ जाती थी। इतना मुझको शौक़ था पढ़ने का। मैं अपने छोटे भाई को, जो मुझसे 2 साल छोटे थे, कमर अहमद, उनको मैं खुद घर पर होमवर्क कराया करती थी हिंदी का। उन दिनों लड़कियों का स्कूल जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन तालीम हासिल करने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सभी मुश्किलात पार करने को तैयार थीं। ये जो आज इतनी सहूलियतें हैं बच्चों के लिए, रिक्शाओं में जाना, सारी चीज़ें करना, या फादर छोड़ कर आ रहे हैं स्कूटर पर, उस वक्त में कुछ नहीं था। हमें खुद सेल्फ डिपेंड बनना है, अपने आप पैदल जाना है, अपना बैग लादना है, अपने आप पैदल जाना है। उसमें हमारी वालदा और मेरी बड़ी बहन कोऑपरेट करती थी कि अगर हमारा बैग लगाना है, हमने काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि वो हिंदी तो नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन हमें शाम को बिठा देते थे कि आप अपना स्कूल का काम करिए पूरा। और हम परेड ग्राउंड करीब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा था, पैदल दोनों बहन भाई वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे। तहे दिल से अगर चाहें तो कोई ऐसी मंजिल नहीं जो हासिल ना हो सके। कमरुन्निसा ने स्कूल की तालीम खत्म करने के बाद बीए और एमए की पढ़ाई पूरी कर बीएड की डिग्री भी हासिल की। कमरुन्निसा अपने इब्तिदाई दर्जे की उस्ताद मोहतरमा गोदावरी देवी से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने एक शफीक मुअल्लिम बनने का इरादा कर लिया। जो मेरी पहली क्लास में टीचर थी गोदावरी देवी जी, उनको जब मैं पढ़ाते हुए देखा करती थी तो कभी कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आता था कि मैं भी पढ़ लिख कर इस तरह से टीचर बनूं और जैसे ये पढ़ाती हैं मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। और कई बार तो ऐसा होता था कि साड़ी पहनने का इतना शौक़ था कि मैं अपनी मदर का दुपट्टा लेकर उसको ही लपेट कर खड़ी हो जाती थी और थाने में जो छोटे बच्चे होते थे उनको पढ़ना लिखना सिखाने लगती थी कि आओ बच्चों, चलो मैं आपकी टीचर हूँ और आप पढ़िए, मैं आपको जो सवाल आपसे नहीं आते हैं वो सिखाती हूँ। छोटे बच्चे हैं तो उनको अल्फ़ाबेट हिंदी का सिखाती हूँ। इस तरह से ये शौक़ जो है कुछ उस पहली क्लास से ही मेरे अंदर आ गया। इस तरगीब की वजह से उन्होंने तालीम की रोशनी औरों तक भी पहुंचाने का फैसला किया। अगर मैं टीचिंग में रहूँगी तो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाती रहूँगी ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सकें, आगे वो पढ़ सकें और फिर उनके आने वाली जनरेशन पढ़ सकें। इसलिए मैंने ये टीचिंग का ही रास्ता ज़्यादा चुना। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने हमीदिया गर्ल्स स्कूल में टीचर का ओहदा संभाला। उस वक्त पर यहाँ हमीदिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ्स की जगह खाली थी, तो इंटरव्यू हुआ और जो ये हकीम सैफुद्दीन साहब, सिब्ते काजिम साहब, अनवार साहब, इन सब लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी और नसीम अनवर साहिबा प्रिंसिपल थी। तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरा मैथ्स और साइंस के लिए सिलेक्शन हो गया। कमरुन्निसा के तदरीसी दुनिया में कदम रखने से तालीम फराहम कराने के तौर तरीक़ों में एक बड़ा फ़र्क आया। उन्होंने तलबा की परेशानियों और उनके ज़हनी हालात को समझते हुए नए नए तरीक़े ईजाद किए बच्चों को समझाने के लिए। बच्चे बहुत खुले दिमाग के होते हैं, इसलिए वो तेज़ी के साथ सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि कुछ बच्चे कम सीख पाते हैं और जबकि कुछ बच्चे ज़्यादा सीख लेते हैं? तो क्या इसमें बच्चों के दिमाग में कुछ कमी है या कुछ हमारी सिखाने की सलाहियत और काबिलियत में कमी है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे कमरुन्निसा ज़ैदी साहिबा ने। ये जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी था कि क्यों कुछ बच्चे पढ़ाई को समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते, जबकि फौरी तौर पर देखा जाए तो सभी बच्चे काबिल और होनहार मालूम पड़ते हैं। क्या इस बात की जरूरत थी कि पढ़ाने के तरीकों में कुछ बदलाव लाया जाए? कई बार जब मैं बच्चों को होमवर्क के लिए सवाल देती थी तो मैं देखती थी कि कुछ ही बच्चे जो हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वही सवाल मेरे दिए हुए होमवर्क के सवाल निकाल लाते हैं और बाकी बच्चे या तो बहाना कर देते हैं कि हमसे आए नहीं और या कह देते हैं कि हम भूल गए, कॉपी घर रखाए। तब मुझे ये लगा कि इनको कुछ ऐसा तरीके से सिखाना चाहिए कि जिससे इनके अंदर मैथ्स के लिए या साइंस के लिए इंटरेस्ट पैदा हो, विषय रोचक बनेगा, तब ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
मैंने अगर साइंस पढ़ाई है, मैंने अगर पुष्प के भाग बच्चों को सिखाए, फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो मैं गुड़हल का फूल अपने साथ ले गई हूँ और उसका एक एक पार्ट करके उनको सिखाया है। अगर मैंने 8th क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना सिखाया है, तो मैं अपने साथ सामान ले गई हूँ क्लास में और मैंने प्रैक्टिकल करके उनको, बच्चों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना सिखाया है, जो बच्चों को याद भी होगा, बिल्कुल उस तरह निकलता है। फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वहीं क्लास में सिखाना कि बच्चों देखो, जो ये आपकी किताबों में केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या वाकई सही है या गलत है। तो इससे बच्चों को इंटरेस्ट आता था। ज़्यादातर टीचर्स पढ़ाते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान हमें दे दिया जाता था, लेकिन कभी भी मैडम ने ऐसा नहीं करा और हमेशा हकीकत से जोड़कर उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके भी बताया और उसको एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिए कि जिससे हमें एकदम जो था हम कैच कर लेते थे। जैसे 6th क्लास में विलियन का है बच्चों को सिखाना कि विलियन किसे कहते हैं, कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं, और विलायक क्या होता है और विलियन क्या है, विलयशील कौन से पदार्थ हैं। तो ये नहीं कि मैंने किताब से पढ़ के बता दिया बच्चों ये विलियन है, ये ऐसे ऐसे होता। मैंने रखा है, एक बीकर में पानी रखा है, मैंने नमक रखा है, नमक जो है ये विलयशील है। देखो बच्चों, जब मैं इसे पानी में डालूंगी ये घुल जाएगा, ये विलयशील कहलाएगा। पानी जो है ये ऐसी चीज़ों को अपने अंदर घोल रहा है, ये विलायक हो गया है। और इन दोनों के मिलने से जो अब ये घोल तैयार हुआ, मिश्रण तैयार हुआ है, ये विलियन है। और इसी विलियन को अगर हम चीनी का विलियन बनाएं और बहुत चीनी डालते चले जाएं, फिर गर्म करें आंच पर, वो मैंने रखा स्पिरिट लैंप और उसे गर्म करना शुरू किया, तो एक ऐसी पोजीशन आ गई कि जब चीनी घुलना बंद हो गई, बच्चों देखिए अब ये संतृप्त विलियन बन गया है, कंसंट्रेटेड हो गया है। तो जब बच्चों को मैंने ऐसे करके सिखाया तो उनके बच्चों की समझ में सारी चीज़ें आई, जिसकी वजह से वो बच्चे आज तक साइंस के लेसन जो हैं वो याद रखते हैं। जो ये कंसेप्ट आजकल है प्ले वे मेथड से पढ़ाने का, वो अगर देखा जाए तो वो मेरी मैम ने उस टाइम पर, अब से 30 साल पहले वो इंट्रोड्यूस किया। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर मैम को लीफ, पत्ती के बारे में पढ़ाना है, तो वो हम सब बच्चों से वो पत्तियाँ मंगवाई घर से उन्होंने, और उसको एक एक चीज़ उसकी बिल्कुल अलग अलग करके हमें बताया कि देखिए ये क्लोरोफिल है, ये स्टोमेटा है, ये इस तरह से, मतलब उनका पढ़ाने का स्टाइल जो था वो प्ले वे मेथड में था। कमरुन्निसा जैदी सन 2000 में हमीदिया गर्ल्स हाई स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुई। उन्होंने अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत, लगन, हसर और रसूख से स्कूल की हालत बहुत बेहतर कर दी। ये इमारत पहले बहुत कमज़ोर थी, उन्होंने इसको दोबारा से तामीर कराया, नई क्लासेस इसके अंदर जारी कराई। इसके अंदर जो आज की अहद की सबसे अहम ज़रूरत है, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर लागू किया ताकि हमारे बच्चे उस नए ज़माने से आशना हो सकें। इन्होंने ये भी किया कि बहुत सारे बच्चों की फ़ीस अपनी जेब से अदा की, और क्योंकि स्कूल की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है और उनको किताबें मैसर कराई, उनको पेन और पेंसिल मैसर कराई, उनको बस्ते दिए गए और बहुत सारी चीज़ उनको ऐसी दी गई जिससे कि उनको तालीम की तरफ रग़बत पैदा हो और वो स्कूल आएँ। और स्कूल में भी तहज़ीब, जहाँ तालीम के अलावा तहज़ीब, तमद्दुन और अपने माशरे की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत पुअर फैमिलीज से आते हैं मोस्टली, तो अब तो कुछ फिर भी बेटर हो गया, बेटरमेंट की तरफ है। उस वक्त तो बहुत ही कम था, रिक्शा पोलर लोग होते थे ज़्यादातर, घरों पे झाड़ू बर्तन पोछा करने वाली माएँ होती थीं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते थे कि अपने बच्चों की बिल्कुल भी फीस उस वक्त तक नहीं दे पाते थे। ये अभी 3-4 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत आ गया है कि आप बच्चों से फ़ीस नहीं ले सकते हैं। तो अब तो बच्चों से फ़ीस लेनी नहीं, पहले होती थी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये हो गई, लेकिन वो लोग वो 15 रुपये भी नहीं दे पाते थे। तो जो इस तरह के लोग होते थे उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में एडमिशन करती थी। ठीक है, आप पैसे या एडमिशन कराइए इनको, आप पढ़ने के लिए इनको आगे भेजिए। इनके पास कॉपियाँ नहीं हैं, मैं दूंगी कॉपियाँ। बुक्स नहीं है तो जो स्पेसिमेन की बुक्स आती थी वो उन सब बच्चों को बांट दी जाती थी। कमरुन्निसा के जज्बे और काबिलियत को देखते हुए हमीदिया स्कूल इंतजामिया ने उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दिया
और सुबुकदोशी के बाद उन्हें बतौर मुशीर अपनी इंतजामिया कमेटी में जगह दी। काबिलियत को ये मद्देनज़र रखते हुए इनको मैनेजिंग कमेटी में हमने रिटायर होने के बाद मेंबर बनाया, और उसके बाद देखा कि इन्होंने जब भी, हालांकि रिटायर हो गई और उसके बावजूद भी बच्चों की तालीम के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और वक्त फ़वक्त कॉलेज आती रहती हैं और बच्चों में वो रुझान पैदा करने की कोशिश करती हैं जिससे उनके अंदर तालीम से मोहब्बत पैदा हो। मैंने 2000 में जब मैंने इसका चार्ज संभाला तो मैंने कहा ये तो बच्चे हैं जो यहाँ से निकल के जाते हैं, 50% एडमिशन लेते हैं, 50% अपने घर पर बैठ जाते हैं, इसलिए इसको मैं हाई स्कूल कराऊँ। तो 2001 में मैंने और मैनेजमेंट ने मिलकर, डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब ने इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिलाया स्कूल को। 2003 और 4 में 2 कमरे विकास निधि से, ओम प्रकाश शर्मा जी से विकास निधि से पैसा लेके 2 कमरे ऊपर डलवाए और मैंने 9th के लिए अप्लाई कर दिया, हाई स्कूल की मान्यता मिल गई। तो अब हमारे पास ये बहुत अच्छा चार्म हो गया कि वो लड़कियां 8th करके हमारे पास 9th और 10th करने के लिए रुक गई। तो जिसका नतीजा ये निकला कि अब 7वां 8वां बैच जो है हमारा हाई स्कूल का गया है, जिसमें करीब 56 बच्चे हैं। इन तमाम कामों के अलावा कमरुन्निसा ज़ैदी की मेहनत का सबसे अहम पहलू ये है कि एक खास तबके की लड़कियों की तालीम के सिलसिले में उन्होंने जबरदस्त मेहनत की। कमरुन्निसा ज़ैदी का एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों के जहन में ये बात बैठाई कि लड़कियों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, तालीम खानादारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि लड़कियां डॉक्टर या इंजीनियर बन सकती हैं। उनकी सोच का मुआशरे पर बहुत ही मुफीद असर पड़ा। आमतौर पर उनके इलाके में मुस्लिम लड़कियां स्कूल जरूर भेजी जाती थीं, लेकिन 8वीं 9वीं के बाद उनकी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हो जाता और उमूर खानादारी में उन्हें मशगूल कर दिया जाता। कमरुन्निसा ज़ैदी ने इस चलन पर काबू पाने के लिए काफी काम किया। समाज का वो तबका जो कहता था कि सिर्फ उर्दू लिखना पढ़ना या हिंदी लिखना पढ़ना आ जाए काफ़ी है, दैट्स ऑल, हमें इनसे सर्विस नहीं करानी है। तो उनको समझाने के लिए मेरे पास एक यही तरीक़ा होता था कि कोई बात नहीं, मैं सर्विस कर रही हूँ, ये मेरी खुशी है कि मैं सर्विस करके आपको पढ़ा रही हूँ। आप भले ही अपनी लड़कियों से सर्विस मत कराएं, नौकरी मत कराएं, लेकिन इनको पढ़ने दें। इनका दिल भी चाहता है कि ये भी आगे पढ़ें, इनको पढ़ने दें, आप नौकरी ना कराएं। तो फिर उनके सवाल होते थे कि आगे चलकर शादियों की प्रॉब्लम आएगी, रिश्तों की प्रॉब्लम आएगी, तो उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता था कि भाई आगे जब शादी की प्रॉब्लम आएगी तब आप देखिए, फ़िलहाल बच्ची का दिल पढ़ने के लिए है तो इसका नाम मत कटवाइए, इसको यहीं पर पढ़ने दीजिए। मुस्लिम बच्चियों को उन्होंने मेरठ और मेरठ के आसपास की जो मतलब आबादी है, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया कि उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करके, तालीम की राह दिखाकर उनको आगे ले जाने का काम किया है। ये एक बड़ा काम उनका। दूसरे समाजी बुराइयां हैं उनके ख़िलाफ़ भी अक्सर वो सड़कों पर आई हैं। जैसे जहेज़ का मामला ले लें आप, तो जहेज़ की बीमारी को दूर करने के लिए मेरठ में जिन लोगों ने काम किया उसमें उनका नाम भी आता है। कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनके अंदर दिल से एक जज्बा पैदा हुआ खिदमत का। भाई एजुकेशन तो थी उनकी, प्रिंसिपल रही, टीचर रही, तालीम को बांटा बेसा, लेकिन एक दिल में एक जज्बा था कि मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी ज़बान के लिए, अपनी उर्दू ज़बान के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये वो सब फैक्टर्स थे जिसने कमरुन्निसा ज़ैदी को एक तहरीक दी, एक मूवमेंट दिया कि आपको इस धारे पर चलना है। और कमरुन्निसा ज़ैदी बिल्कुल एक पैकर बन गई, एक पिक्चर बन गई, कंप्लीट पिक्चर, जो समाजी खिदमत और समाज सेवा से पूरी एक तस्वीर है उसकी। इंसानी फलाह बहबूद और कौमी खिदमत के सिलसिले में ज़ैदी साहिबा के कारनामों को बहुत सी तंजीमों ने सराहा और उन्हें अपने तौर पर इनामात और मेडल से एजाज बख्शा। सन 2010 में साबिक सदर जमहूरिया हिंद ने उन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा। वो बहुत ही एक रोमांचकारी लम्हा कहना चाहिए। इतना अच्छा मुझे ये लेते हुए महसूस हुआ कि मैं तो ये मतलब महसूस कर रही थी कि जैसे मैं बिल्कुल हवा में उड़ी चली जा रही हूँ
और बस 2 सेकंड का लम्हा था जो उनके हाथों से ये मुझे प्राइज़ मिला है। मुझे लगा कि मैंने आज अपनी ज़िंदगी का जो मैंने शुरुआत करी थी 1967 से पढ़ाने की, उसका जो इतना बड़ा फल है वो आज मुझे यहाँ पर आकर मिला है। और इसके मिलने में मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने, हसनैन फातिमा और अकील अहमद साहब, जिनकी मैं दूसरे नंबर की बेटी हूँ, उनकी जो सारी मेहनतें हैं वो कामयाब हुई हैं आज। कमरुन्निसा ज़ैदी ने अपने गैर मामूली जज्बे और काबिलियत से न सिर्फ मेरठ और उसके आसपास के तदरीसी निज़ाम को रोशन किया है, बल्कि वो आज के असातिज़ा के लिए एक बहुत बड़ी तरकीब हैं। कमरुन्निसा मैम की जो पर्सनैलिटी की वर्चूज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो ऐसी थी कि जिन्होंने उनको हमारा रोल मॉडल बना दिया। हम सब लड़कियों में एक कंपटीशन रहा करता था कि कौन मैम से कितना करीब पहुंच जाए। आज के टीचर्स के लिए मतलब वो एक मॉडल हैं, रोल मॉडल के तौर पे हैं। उनको ये उनसे सीखना चाहिए कि एक टीचर का मिशन क्या होना चाहिए। उनका मिशन ये था कि हमें समाज की बच्चियों को खासकर आगे बढ़ाना है, उनके अच्छे पहलुओं पर नज़र रखते हुए उनको संवारना है। तो आज के टीचर को ये देखना चाहिए कि एक तो अपने आप में वो अपने फील्ड में बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो, बहुत ज़्यादा उसका इल्म होना चाहिए। दूसरे, किस तरह से आसान तरीके से नए मेथड से बच्चों को समझाया जाए कि बच्चों के जहन में वो बात नक्श हो जाए, ये उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। मैं आज की टीचर को ये कहना चाहती हूँ कि वो इसको एक इबादत समझें, इस टीचिंग प्रोफेशन को ये ना समझें कि सिर्फ हम रुपए कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या प्रोफेशनल होकर हम स्कूल गए, बच्चों को एक पढ़ाई दी और वापस चलाए। जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, बस उसके हिसाब से पढ़ाया, उसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना। बल्कि वो इसको एक इबादत समझें कि शिक्षण कार्य, जो टीचिंग जो है वो एक इबादत है। उनकी आला और खुसूसी शख्सियत को आज उनकी शागिर्दाएं कुछ इस तरह बयान करती हैं। इल्म के भूखों को बांटा रिज़्क़ इल्म, इल्म की फसलें उगाई आपने, इल्म की शम्में जलाकर अंधलीब सारी बस्ती जगमगाई आपने। यहाँ से दूर बस्ती में रहा करती है एक देवी, वो गम दीदा दिलों को गम के बदले ऐश देती है। मैं जब रोती हुई जाती हूँ उसकी बज़्म इशरत में, वो बढ़कर रेशमी आंचल से आंसू पोंछ देती है। ख्वातीन व हज़रात, आज कमरुन्निसा ज़ैदी साहिबा की खिदमात को देखते हुए हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे मुल्क को ऐसी ख़वातीन की खिदमात पर फ़ख्र है, हमें ऐसी ख़वातीन की परवाज़ पर भी फ़ख्र है। कमरुन्निसा ज़ैदी जैसी तालीम देने वाली शख्सियतों के रहते हुए हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे बच्चों का तालीमी मुस्तक़बिल महफूज है और ताबनाक है। बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है, सुरखरू होता है उन्हीं का जमाल, सादगी व सच